Assalamu alaikum everyone. I'm Diya Kumari from management team and I will be hosting this event. So let me mention few points we need to be careful about. The first thing is all questions of the audience will be entertained in the last of the session, and the second main point is please mute your microphones to allow our speakers' insights to be heard clearly. Let's give them our full attention for an enriching experience. Now, let me introduce our today's speaker. Assalamu alaikum, sir. He is the faculty member at the MUTE Department of Software Engineering, Mehran University of Engineering and Technology, AWS Certified Solution Architect, Associate Multi-Cloud and DevOps Trainer, Sir Engineer Zubair Ahmed. So, sir, we can start now. So, over to you. Am I audible? Okay. Sure, sir. Okay, hello everyone. Assalamu alaikum. Am I audible to all of you? Yes, sir. All right. So let's start this session that is discovering DevOps. Uh, DevOps is basically a very technical term, right? If we look at the software industry nowadays, everyone. Okay. So if we look at the software industry, everyone wants to become a DevOps engineer, right? Because a DevOps, this term and this profession is very, very in demand. Okay, so let's dive deep into this and let's explore this field. Okay, what DevOps actually is, and this journey of DevOps. I mean, from where or from at what point of time this DevOps journey has begun in the history. Okay, so let's understand the very basic terminologies and technicalities involved in this field, DevOps. Okay, as the name mentioned, DevOps is actually the combination of two terms, the development and the operations. Okay, so how can we understand properly this, because it is very easy for me कि मैं स्टार्ट कर दूं कि भाई दो टीम्स होती हैं, देयर आर टू टीम्स, डेवलपमेंट टीम होती है, ऑपरेशन टीम होती है, इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया और एक नई फिलॉसफी ने जन्म लिया और वो फिलॉसफी डेवॉप्स है. इट्स वेरी इजी टू मी कि मैं आपके सामने स्लाइड्स शो कर दूं और बताऊं कि भाई डेवॉप्स किस तरीके से काम करता है. ठीक है, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करने के लिए वी हैव टू ड्रॉ सम एनालॉजीज के हम किस तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं सही तरीके से, राइट? अब हम इसको स्टार्ट करते हैं. हम फिलहाल आईटी की फील्ड में जाते ही नहीं हैं, हम वो चीज़ें देखते हैं. अच्छा, एक चीज़ व्हाट आई रियली वांट टू मेंशन कि आपके जहन में ड्यूरिंग दिस सेशन कोई भी क्वेश्चन आए, जस्ट आप उसको चैट मेनू में लिख दें.
ठीक है, एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल आंसर एवरी क्वेश्चन, ओके, ताकि आपके जहन से भी वो क्वेश्चन मिस ना हो पाए। आपके जहन में अगर कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू डेवॉप्स और रिलेटेड टू एनीथिंग, एनी टेक्निकल टर्म जो कि मैं कहूँगा, तो वो आप ज़रूर चैट विंडो में लिखिएगा और फिर एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल आंसर। क्योंकि अगर हम ड्यूरिंग द सेशन, बिकॉज वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम ऑफ 60 मिनट्स ओनली, जिसमें से 10 मिनट्स ऑलरेडी चले जा चुके हैं, अब हमारे पास चंद ही थोड़ा सा ही यानी वक्त है जिसमें हमें डेवॉप्स की फिलोसफी को अंडरस्टैंड करना है, राइट। किसी के भी जहन में किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, जस्ट राइट इन द चैट विंडो, आई विल आंसर एट द एंड ऑफ द सेशन। और अगर हमारे पास टाइम नहीं भी बचता है तो मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर उसका आंसर ज़रूर पोस्ट करूंगा कि आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर है क्या। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम डेवॉप्स से। ठीक है, फिलहाल हम टेक्निकलिटीज में जाते ही नहीं है, फिलहाल हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारी जो रियल लाइफ है, हम बहुत सी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। वी रियली डू ऑब्जर्व मेनी थिंग्स इन इन आवर रियल लाइफ। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरा एक बिजनेस है, राइट। अब मैं इस एनालॉजी को ड्रॉ करूंगा और सबसे पहले मैं आपको एक ट्रेडिशनल फ्लो बताऊंगा कि ट्रेडिशनल फ्लो होता किस तरीके से है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने जब आप कर रहे होते हैं, और फिर वहां पर डेवॉप्स किस तरीके से काम कर रहा होता है। डेवॉप्स को हम ऐसे समझें कि हम अपनी रियल लाइफ में लेकर आ रहे हैं। ओके, अब फॉर एग्जांपल मेरा एक छोटा सा बिजनेस है, मैं एक फर्नीचर प्रोड्यूसर हूँ। ठीक है, यानी मेरे कुछ ब्रांचेस हैं, कुछ शोरूम्स हैं जहाँ पर मैं फर्नीचर्स को डिस्प्ले कर रहा होता हूँ और वो फर्नीचर लोग आकर मुझसे खरीदते हैं। ठीक है, यानी अगर फॉर एग्जांपल एक कस्टमर मेरे पास आता है मेरे किसी भी शोरूम पर, उसको कोई बेड सेट पसंद आ जाता है, कोई डाइनिंग सेट पसंद आ जाता है, कोई सोफ़ा सेट पसंद आ जाता है, वो उसको उठाता है, पैसे देता है और लेकर चला जाता है। ठीक है, ये एक बहुत ही सिंपल चीज दिखने में आती है कि यार फर्नीचर को एक आदमी आता है, वो शोरूम में पड़ा हुआ है फर्नीचर, वो उठाकर ले गया, पैसे दे गया। ओके, यानी मेरा जो एक्चुअली कंज्यूमर एंड तक मेरी जो प्रोडक्शन है वो किस तरीके से कंज्यूमर एंड तक पहुंचती है उसको हमने पूरा एब्स्ट्रैक्ट किया हुआ है। हमने प्रोडक्ट्स को सिर्फ शोरूम में रखा हुआ है और लोग आते हैं मेरी प्रोडक्ट्स को खरीद कर चले जाते हैं। और यही मेरा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव भी यही है कि बहुत ज़्यादा लोग आएँ, मेरी प्रोडक्ट को खरीदें और चले जाएं, सिंपल। ठीक है, लेकिन उस फर्नीचर को प्रोडक्शन एंड तक लेकर आना, किन किन फेजेस से वो प्रोडक्ट गुजरती है और प्रोडक्शन एंड तक आती है, इसको हम कहते हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, यानी एक फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट है, उसका कोई ना कोई सिस्टम होता है, वो डेवलप किस तरीके से हो रही है, कौन कौन से फेजेस से गुजर रही है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे मुझे एक प्रोजेक्ट मिलता है, ठीक है, यानी एक लेट्स से कि एक बेंगलो बन रहा है और उस बेंगलो का कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल गया है, और उस कॉन्ट्रैक्ट में मुझे क्या क्या चीज़ें मिली हैं, मुझे कुछ सोफ़ा सेट्स बनाने हैं, कुछ सेंटर टेबल्स बनानी है, कुछ साइड टेबल्स बनानी है, कुछ बेडरूम सेट्स बनाने हैं जिसमें मेरे पास कुछ वार्डरोब्स होंगी, राइट, कुछ कंसोल टेबल्स होंगी, ओके, कुछ बेड सेट्स होंगे, डाइनिंग टेबल्स होंगी, यानी इस तरह से मुझे ये प्रोडक्ट्स बनाकर देनी है। अब मेरे पास क्या तरीकेकार क्या होगा, अब ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, मैं इन इस पूरा जो फर्नीचर सेट है यानी जो प्रोजेक्ट है इसको मैं डिवाइड करूंगा, बिकॉज आई हैव गॉट सम एक्सपर्ट्स इन माय लेट्स से वर्कशॉप, जहां पर ये सारे लोग काम करते हैं सब कारपेंटर्स, लेकिन हर किसी का एक अलग फील्ड है, हर किसी की एक अलग फील्ड है, अलग फील्ड में वो काम कर रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स, कारपेंटर एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो सोफा सेट्स बहुत अच्छे बनाते हैं, उनकी एक्सपर्टीज उन सोफा सेट में है। कुछ मेरे पास कारपेंटर्स ऐसे हैं जो बेड सेट्स बहुत अच्छे बनाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो डाइनिंग सेट्स बहुत अच्छे बनाते हैं, राइट, कुछ ऐसे हैं जो लाउंज में रखा हुआ सामान होता है फर्नीचर से रिलेटेड वो अच्छा बनाते हैं। तो आई हैव गॉट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट एक्सपर्ट्स। तो अब होगा क्या, सबसे पहले मैं अगर सिस्टमेटिक वे में जाऊंगा तो क्या करूंगा, ऑब्वियसली वो लोग जो बेड सेट्स अच्छे बनाते हैं उन्हें मैं कहूंगा कि भाई मुझे 5 से 7 बेड सेट्स चाहिए, इस तरह के चाहिए, ये डिजाइन चाहिए। ओके, इसी तरीके से सोफा सेट के जो एक्सपर्ट्स होंगे उन्हें कहूंगा कि भाई तुम्हें ये काम करना है, इस तरह के सोफा सेट्स बनाने हैं। और मेरे पास कुछ फॉर एग्जांपल, यार मैं ना अपनी वीडियो को ऑन कर देता हूं ताकि मुझे लगे कि मैं किसी से बातें कर रहा हूं। ऑलराइट,
तो मुझे यानी मैंने क्या किया, उस काम को डिवाइड कर दिया, राइट। अब हुआ क्या, जो एक ट्रेडिशनल वे है वो ये है कि भाई सोफा सेट वाले जैसे ही काम कंप्लीट करेंगे, यानी मैंने उन्हें कहा कि भाई 6 सोफा सेट बनाने हैं, आप 6 सोफा सेट मुझे बना कर दे दें। सिमिलरली आई लास्ट जो बेड सेट बना रहे हैं एक्सपर्ट्स, उन्हें मैं कहूंगा कि भाई तुम मुझे बेड सेट्स बनाओ। सिमिलरली मुझे जो है जो डाइनिंग सेट्स बना रहे हैं वो डाइनिंग सेट बनाएंगे, ठीक है। नाउ द ट्रेडिशनल अप्रोच इज के एट द एंड ऑफ द मेकिंग ऑफ सोफा सेट, मेकिंग ऑफ बेड सेट, मेकिंग ऑफ डाइनिंग सेट, होगा क्या, मैं उन सारे फर्नीचर पीसेस को उठाऊंगा और मेरे पास कुछ टेस्टर्स बैठे हुए होंगे जो उस क्वालिटी ऑफ द फर्नीचर, क्योंकि अब सोफा सेट पूरा पूरा तो नहीं बना होगा ना, उसका फ्रेम सेट बना हुआ है, बिकॉज कारपेंटर इज कंसर्न विद मेकिंग ऑफ द फ्रेम ऑफ द सोफा सेट। वो कुशनिंग नहीं करता, वो पॉलिश नहीं करता, वो सिर्फ फ्रेम बना कर देगा। फ्रेम जैसे बनेगा, उस फ्रेम को उठाकर मैं एक टेस्टर को दूंगा जो कि कारपेंटर ही होगा, लेकिन उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन ये होगी कि वो टेस्ट करे। वो टेस्ट करेगा कि भाई इसमें आपने जो लकड़ी है वो सही इस्तेमाल की है, आपने प्रॉपरली इसमें नेलिंग की हुई है, आपने इसको प्रॉपरली बॉन्डिंग की हुई है, वो सारी चीजें चेक करेगा, ठीक है। अब टेस्टर भी 5-6 बंदे होंगे। अब मैंने सोफा सेट्स उठाकर टेस्टर को दिए, बेड सेट्स उठाकर टेस्टर को दिए, इसी तरीके से डाइनिंग सेट्स उठाकर टेस्टर को दिए। अब टेस्टर्स लगे हुए हैं टेस्टिंग में, तब तक मुझे एक दूसरा प्रोजेक्ट मिल जाता है, किसी दूसरे बैंगलोर का मिल जाता है, किसी दूसरे ऑफिस का मिल जाता है। वो उठाकर मैं अपने कारपेंटर्स को एंगेज कर देता हूं और कहता हूं कि भाई अब तुम इसमें काम करना शुरू कर दो, ठीक है। तब तक टेस्टर्स लगे हुए हैं जो प्रोजेक्ट ए है उस पर वो टेस्टिंग कर रहे हैं, राइट। अब फॉर एग्जांपल आफ्टर अ वीक और टू, टेस्टर्स ये देखते हैं कि भाई सोफा सेट में कुछ सोफा सेट ऐसे हैं जिसमें बॉन्ड्स प्रॉपरली नहीं लगे हुए, ग्लू ग्लू सही तरीके से नहीं किया गया, कहीं पर कोई कील निकले हुए हैं जो कि आगे चलकर प्रॉब्लम कुशनिंग में कर सकते हैं। वो सारी चीजें आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद वो जो सीट्स जिसमें प्रॉब्लम है वो उठाकर वापस कर देंगे कारपेंटर्स को, कहेंगे कि भाई इसे तुम प्रॉपर सही तरीके से काम करो। अब 10 दिन के बाद जब कारपेंटर के पास वही चीजें वापस जाएंगी, वो अब ऑलरेडी किसी दूसरे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, कोई दूसरा सोफा सेट किसी दूसरी डिजाइन का बना रहा है, तो वो कंफ्यूज होगा। वो कहेगा कि यार अब मुझे ये काम मिला है, अब मैं थोड़ा सा, वो रिकॉल करेगा कि ये इसकी डिजाइन क्या थी, दोबारा से मैनुअल्स को खोलेगा और डिजाइन को याद करेगा और फिर उस पर दोबारा से वो जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसे फिक्स करने की कोशिश करेगा, राइट। अब जो दूसरा प्रोजेक्ट चल रहा है वो स्टॉप हो गया, पहले प्रोजेक्ट था पहला वाला, उस पर दोबारा से उसने काम शुरू कर दिया, ठीक है। यानी एक डिस्टर्बेंस आई, यानी एक लेटेंसी एनहांस हुई, इंप्रूव हुई कि भाई अब जो है डिले आने वाला है, राइट। उसके बाद उसने सारी चीजें ओके की, ओके करने के बाद दोबारा टेस्टर को दी, टेस्टर ने चेक किया, टेस्टर ने कहा हाँ अब ठीक है, और उसको आगे भेज दिया किसकी तरफ, वाले की तरफ। अब पॉलिश वाला पॉलिश करेगा सारी चीजों को, वहां पर डीको पॉलिशिंग भी हो रही है, वहां पर सिंपल पॉलिशिंग भी हो रही है, पॉलिश करेगा। पॉलिश करने के बाद आगे फिर एक टेस्टर बैठा हुआ होगा जो कि उस पॉलिश को टेस्ट करेगा कि ये क्वालिटी पॉलिश है या नहीं है। उसने उसको चेक किया, चेक करने के बाद ये आगे चला गया कुशनिंग की तरफ, क्वेश्चन हुआ प्रॉपर, फिर टेस्ट हुआ, और जब ये फाइनलाइज हो गया ये पूरा प्रोजेक्ट सही तरीके से, जिसमें बेड सेट तैयार हो गया, सोफा सेट तैयार हो गया, डाइनिंग सेट तैयार हो गया, लाउंज में रखने वाले आइटम्स तैयार हो गए, उसके बाद इसे शिप किया गया और इसे उस बैंगलोर में जाकर आपने हैंडओवर कर दिया कि भाई ये आपका काम है, ये आप ले लें। लेकिन इसमें कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जो कि वहां पर बैंगलोर में फिक्स होनी है, वहां पर डिप्लॉय होनी है। जैसे वार्डरोब्स हैं, वार्डरोब्स ऑब्वियसली आप बनाएंगे तो वर्कशॉप में, लेकिन उसको फिक्स कहां पर करेंगे, बैंगलोर में फिक्स करेंगे। तो उसका पूरा का पूरा आपने जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ होता है वो उठाकर ले जाते हैं और बैंगलोर में जाकर आप कुछ ऐसे लोग भेजते हैं जो कि उसे फिक्स करता है। दिस इज एक्चुअली द ट्रेडिशनल वे, ठीक है। आपने देखा कि इसमें हमारे पास प्रॉब्लम्स कहां कहां पर आ रही थी। प्रॉब्लम्स आ रही थी कि डिले बहुत बढ़ रहा था, प्रॉब्लम्स आ रही थी कि एक कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ डिप्लॉयमेंट या कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन नहीं हो रही है हमारे पास, यानी हम एक ट्रेडिशनल वे में हो रहे हैं, यानी हमारा जो है नेक्स्ट जो फेज है वो डिपेंडेंट है कि आपके पास जो फर्स्ट फेज है उसका उसका आउटपुट जो है वो नेक्स्ट फेज को फीड करेगा। यानी ये हर एक सिस्टम इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। ये एक लेयर्ड अप्रोच में चल रहा है, जैसे वाटरफॉल हमारे पास मॉडल होता है कि आपका एक फेज कंप्लीट हो गया, आप सेकंड फेज में चले गए, ठीक है। ये था एक ट्रेडिशनल वे। अब हम बात करते हैं कि ओके, अगर मुझे इस सिस्टम को बेहतर बनाना हो तो मैं किस तरीके से बेहतर इसे बना सकता हूं। अब उसका आसान तरीका क्या है, उसका
का आसान तरीका यह है कि भाई आपने प्रोजेक्ट को उठाया, आपने प्रोजेक्ट को डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद आपने क्या किया, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स बनाए। यानी अब जो सोफा सेट बना रहे हैं 10, 5, 6, 8, 10 लोग हैं, 10 कारपेंटर्स हैं, वो सोफा सेट बना रहे हैं, राइट। अब आपने क्या कहा, आपने ये कहा कि भाई जैसे ही कोई एक सोफा सीट भी तैयार हो जाए उसे उठाकर आप दे दो टेस्टर को। आप ये वेट ना करेंगे पूरा के पूरे सोफा सेट बन जाएं, 6 के 6 सोफा सेट बनेंगे उसके बाद हम टेस्टर को देंगे, नहीं। आपको अगर फॉर एग्जांपल एक सीट तैयार हो गई है, अब लेट से एक सोफा सेट है, उसमें सिंगल सीटर भी है, उसमें डबल सीटर भी है, उसमें 3 सीटर्स भी है, ठीक है। दो लोग 3 सीटर्स पर काम कर रहे हैं, दो लोग 2 सीटर्स पर काम कर रहे हैं, एक लोग सिंगल सीटर पर काम कर रहा है। अब सिंगल सीट वाला थोड़ा वो एफिशिएंट है, वो जल्दी काम कर रहा है। उसने जैसे ही सिंगल सीट बनाई, वो वेट नहीं करेगा 4 दूसरे डेवलपर्स की कि भाई आप जब काम पूरा कर लें उसके बाद हम ये टेस्टर को भेजेंगे, नहीं, वो सिंगल सीट उठाएगा, टेस्टर को दे देगा और टेस्टर लग जाएगा उस सिंगल सीट को चेक करने में, ठीक है। अब ऑब्वियसली जो टेस्टर है वो सिंगल सीट को जैसे ही चेक करेगा तो इट इज वेरी इजी कि वो सिंगल सीट में अगर कोई एरर आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो उसी टाइम आइडेंटिफाई करके वापस कर दे उस कारपेंटर को। यानी कारपेंटर के हाथ अब कोई दूसरा प्रोजेक्ट फिलहाल नहीं आया, उसने उठाया और भेज दिया टेस्टर को, टेस्टर ने आइडेंटिफाई किया एरर, प्रॉब्लम, और उसको वापस कर दिया उसी उसी कारपेंटर के पास, ठीक है। यानी वो कारपेंटर अभी उसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, उसके उसके पास कोई दूसरा प्रोजेक्ट नहीं है, उसके माइंड में वही डिजाइन सारी चीजें हैं, उसने सिर्फ उसको उठाया और वापस भेज दिया आपको कारपेंटर को। कारपेंटर ने देखा कि यार ये तो मैं अभी काम इसी पर ही कर रहा था, उसने उसने देखा कि यार ये प्रॉब्लम है, उसे फिक्स किया, दोबारा टेस्टर के पास भेज दिया, ठीक है। तो ये क्या है, जब इस फॉर्म का, अब इसी तरीके से जो बेड सेट्स बना रहे हैं, जैसे जैसे बेड बनते चले जाएंगे टेस्टर के पास जाएंगे वो, यानी पूरे के पूरे स्टॉक का वेट नहीं करना पड़ेगा हमें कि भाई 6 बेड्स मुझे बनाने हैं, 6 बेड्स जब रेडी हो जाएंगे उसके बाद हम उसे आगे टेस्टर के पास भेजेंगे। ये जो फॉर्म होता है इसको हम कहते हैं दिस इज कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। यानी एक चीज रेडी हुई, उसे उठाएं, टेस्टिंग के पास भेज दें, टेस्टर उसे टेस्ट करेगा, प्रॉब्लम है वापस करेगा, एक फीडबैक लूप के जरिए वापस भेज देगा, वो उसे चेक करेगा दोबारा से कारपेंटर, उसमें कोई जो आइडेंटिफाई किया गया है प्रॉब्लम उसे वो फिक्स करेगा, दोबारा से टेस्टर के पास आ जाएगा। और आपने क्या किया, आपने शिपमेंट के लिए एक ट्रक रेडी रखा हुआ है, जैसे जैसे चीजें रेडी हो रही हैं आप उसे उठाकर ट्रक में रखते चले जा रहे हैं, ठीक है। और यानी विद इन अ डे और टू आपके पास जैसे ही प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा और उसकी शिपमेंट हो जाएगी, लोग जाएंगे और बेंगलोर में जाकर उसे डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट एक्चुअली कि वो जो ट्रेडिशनल वे था जिसमें आपको एक फेज कंप्लीट होने का वेट करना पड़ रहा था, अब उसको वेट नहीं करते। आप क्या करते हैं, आप जैसे जैसे आपके पास सिंपल छोटे छोटे आपने मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं, वो मॉड्यूल जैसे रेडी हो जाता है आप उसे डिप्लॉय करने की कोशिश करते हैं, आप उसे टेस्ट करवाने की कोशिश करते हैं और आप उसको एट द कस्टमर एंड भेजने की कोशिश करते हैं। द कंसेप्ट इज के हमारे पास अगर आप कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन की तरफ जाते हैं, एक चीज रेडी हो गई, आपने उसे उठाया, आपने टेस्ट करवाया, आपने बिल्ड करा, यानी टेस्टिंग के बाद वो आराम से अगर टेस्ट पास हो जाता है वो चला जाएगा पॉलिश सेक्टर में, पॉलिश अगर हो जाएगी वहां से फिर टेस्ट पास हुआ वो चला गया क्वेश्चनिंग, यानी ये एक फ्लो, एक पाइपलाइन बनेगी। यानी अब ये पूरे के पूरे डिपार्टमेंट्स इस वक्त सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे, इन्हें दूसरे प्रोजेक्ट्स को अभी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब टेस्टर भी इन्वॉल्व हो चुका है, अभी आपके पास जो पॉलिश कर रहा है वो भी इन्वॉल्व हो चुका है, अभी आपके पास जो क्वेश्चनिंग कर रहा है वो भी इन्वॉल्व हो चुका है, यानी पीसेस आ रहे हैं और ये सारी की सारी पाइपलाइन काम कर रही है। आपने बीच में एक बंदा बिठाया हुआ है, उस बंदे का सिर्फ काम ये है कि भाई वो देखे कि अगर एट द एंड ऑफ कारपेंटर कोई सोफा सीट रेडी हो रही है उसे उठाकर वो टेस्टर को भेजे, टेस्टर उसे अगर पास करेगा उसे आगे भेज दे आपके पास पॉलिश वाले के पास, पॉलिश के बाद फिर टेस्टर के पास, और फिर इसी दौरान वो वापस वहां पर वर्कशॉप में भी देखे कि कोई दूसरी सीट, कोई दूसरा बेड, कोई दूसरी टेबल रेडी हुई है तो उसे उठाकर दोबारा से वो पॉलिश की तरफ भेजे, और ये कंप्लीट एक साइकिल चलता रहे जब तक आपके पास ये प्रोजेक्ट पूरा का पूरा फाइनलाइज नहीं हो जाता,
ठीक है। तो हमारे पास जो रियल टाइम एग्जांपल में हमने ये अंडरस्टैंड किया कि भाई एक तरीका था हमारे पास स्टैंडर्ड वे, और उस स्टैंडर्ड वे में हम क्या कर रहे थे, उस स्टैंडर्ड वे में ये कर रहे थे कि भाई सोफा सेट्स जब 6 के 6 मुकम्मल हो जाएंगे उसे उठाकर मैंने टेस्टर को दिए, टेस्टर ने वहां से कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, दोबारा से वापस वो कारपेंटर की तरफ चले गए, कारपेंटर किसी दूसरे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। उसके बाद ये एक आहिस्ता आहिस्ता 1 by 1 हमारे पास काम चल रहा था, और जिससे प्रॉब्लम्स क्या आ रहे थे, आपके पास जो प्रोडक्टिविटी है वो इतनी अच्छी नहीं आ रही, ड्यूरेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट अच्छी नहीं आ रही, एफिशिएंसी आपके पास पूरे सिस्टम की वो आपके पास अब स्टेक पर आ चुकी है। और इस तरह से हमारे पास जो हम कहते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी कंपनी की ग्रोथ या सक्सेस के लिए, टाइमली डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट वो नहीं हो रही, ऑफ द प्रोजेक्ट वो नहीं हो रही, उसमें बहुत ज्यादा डिलेज आ रहे हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से 2013 में एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था द फिनिक्स प्रोजेक्ट। ठीक है। ये एक नॉवेल था, ये बहुत जबरदस्त नॉवेल था। और उस नॉवेल में क्या था, एक कंपनी थी वो एक प्रोजेक्ट लेती है, ठीक है, एक आईटी कंपनी है, वो प्रोजेक्ट लेती है, लेकिन उस प्रोजेक्ट में बहुत से आउटेजेस आ जाते हैं, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, डेडलाइन मीट नहीं होती। अब कंपनी की पूरी सक्सेस उस प्रोजेक्ट पर डिपेंड करती है। तो वो कंपनी क्या करती है, कुछ इंजीनियर्स को हायर करती है कि भाई वो इंजीनियर्स आकर हमें रेस्क्यू करें और हमें निकालें इस दलदल से, ताकि हमारी कंपनी ग्रो करे। तो उस कंपनी को आपके सीनियर दिनेश जैसा एक इंजीनियर मिल जाता है, राइट। और दिनेश आकर देखता है कि यार इस कंपनी में जिस प्रोजेक्ट पर कंपनी काम कर रही है उस प्रोजेक्ट में तो बहुत से फ्लॉज हैं। और दिनेश ने यह भी ऑब्जर्व किया कि यार इस कंपनी में एक बहुत ही अजीब बात है। वो अजीब बात क्या है कि साइलोइड डिपार्टमेंट्स हैं, यानी हर कोई अपनी आइसोलेशन में काम कर रहा है। डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जो डेवलपर्स बैठे हुए हैं उन्हें पता ही नहीं है कि टेस्टर्स कौन कौन से हैं हमारे, उन्हें पता ही नहीं कि क्वालिटी एश्योरेंस में क्या चल रहा है, कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, उसे पता ही नहीं है कि भाई ऑपरेशंस टीम्स क्या काम कर रही होती हैं, कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, कोई पता नहीं। इसी तरह ऑपरेशंस टीम वालों को ये पता नहीं कि डेवलपर्स क्या काम कर रहे हैं, क्या चल रहा है वहाँ पर, टेस्टर्स क्या काम कर रहे हैं, किस तरह के वो टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई किसी से कोई गर्ज नहीं, हर कोई अपनी आइसोलेशन में काम कर रहा है। तो उसने सबसे पहला जो ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, उसने देखा कि कोई कम्युनिकेशन नहीं है, ह्यूज कम्युनिकेशन गैप है, और जिसकी वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जब ह्यूज कम्युनिकेशन गैप होता है, तो जब कम्युनिकेशन ही नहीं होगी तो कोलैबोरेशन कहाँ से होगी। ठीक है। किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए कोलैबोरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब कोलैबोरेशन नहीं हो रही, तो उसने सोचा कि क्या करूं। उसने अपने एक टीचर से, यानी मेरे साथ दिनेश ने कम्युनिकेट किया कि सर ये प्रॉब्लम है, अब क्या किया जाए। तो मैंने दिनेश को ये एडवाइस किया कि यार दिनेश तुम देखो, वहां पर देखो सबसे पहले के प्रॉब्लम्स, तुम्हें क्या लग रहा है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं, उन्हें तुम इनलिस्ट करो और मेरे साथ डिस्कस करो। दिनेश उस प्रोजेक्ट को फिलहाल छोड़ता है, और फिलहाल नेचर ऑफ वर्क एंड द वर्किंग इन्वायरमेंट इनसाइड द कंपनी उसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है। और फिर वो यानी दिनेश जाता है डेवलपमेंट टीम के पास, वहाँ पर देखता है किस तरीके से काम हो रहे हैं, टेस्टिंग के पास जाता है, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में जाता है, और अपने साथ सारे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, राइट। दिनेश आता है, मेरे साथ डिस्कस करता है, कहता है कि सर देखें, मैं डेवलपमेंट टीम के पास गया, मैंने उनसे पूछा कि आप कौन कौन से टूल्स यूज़ कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि वो डेवलपमेंट टीम वाले थोड़े आउटडेटेड ऑब्सलीट टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी उन्हें पता नहीं कि इस वक्त मार्केट में जो बहुत एफिशिएंट टूल्स हैं कौन कौन से हैं, उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और दिनेश ने ये देखा कि सर उनकी आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। टीम लीड, अगर ऑपरेशंस टीम का कोई टीम लीड है और डेवलपमेंट टीम का कोई टीम लीड है, तो उनकी आपस में कोई भी किसी भी तरह की कोई कम्युनिकेशन नहीं है। और हमारे पास एचआर भी बिल्कुल अलग बैठा हुआ है। ठीक है। और मैंने ये भी देखा है कि हमारे पास जितना भी काम हो रहा है मैनुअल काम हो रहा है, और मैनुअल काम की वजह से ब्लेम गेम बहुत ज़्यादा है। यानी डेवलपर्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई हम जब कोई कोड लिखते हैं उसको हम अपनी तरफ से टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद जब हम उसे हैंड ओवर करते हैं टेस्टर के पास कि भाई तुम अब इसमें से टेस्ट करो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, तो टेस्टर कहता है कि यार तुमने जो मुझे कोड दिया है वो मेरे पास तो रन ही नहीं कर रहा। अगर रन नहीं कर रहा तो वो टेस्टर ये समझता है कि ऑब्वियसली कोई ना कोई कोड में गलती होगी, लेकिन डेवलपर कहता है कि नहीं यार तुम्हारे पास कोई कॉन्फ़िगरेशन का इशू होगा, मेरे पास तो चल रहा है। इस तरह की ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाती है। इसी तरीके से ऑपरेशंस की टीम के पास जब कोड फाइनलाइज होकर जाता है डिप्लॉयमेंट के लिए, ऑपरेशंस टीम कहते हैं कि हमारे पास तो डिप्लॉय हो ही नहीं रहा तुम्हारा कोड।
तो ये जो ब्लेम गेम है सर, ये बहुत ज़्यादा है, और जिसकी वजह से ये जो मैनुअल जो ट्रांसमिशन हो रही है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रोजेक्ट हो रहा है, मैनुअल होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम है। तो फिर मैं दिनेश को एडवाइस करता हूँ कि यार देखो, तुम सबसे पहले क्या करो, अपने सीईओ के साथ मिलो और उसे कहो कि यार हमें एजिलिटी में काम करना चाहिए, हमें अजाइल को अडॉप्ट करना चाहिए, हमें स्विफ्टली काम करना चाहिए, हमें कम्युनिकेशन गैप को ब्रिज करना चाहिए, हमें ऑपरेशंस टीम, डेवलपमेंट टीम, अगर उनके बंदे नहीं तो कम से कम जो डेवलपमेंट टीम का लीड है, जो ऑपरेशंस टीम का लीड है, जो टेस्टिंग टीम का लीड है, इन तीनों को डेली कम से कम एक मीटिंग करनी चाहिए, ताकि वो आपस में डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स कहाँ पर आ रहे हैं। हमें मॉडर्न टूल का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें वर्चुअलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए, हमें ऑटोमेटेड टूल्स को यूज करना चाहिए। क्यों हम आज भी बैठकर ये इंतजार करते हैं कि एक डेवलपर जब कोड पूरा का पूरा लिखेगा, उसके बाद वो टेस्टर को देगा, अगर अगर कोड में 20,000 लाइंस हैं, वो टेस्टर बैठा 20,000 लाइंस को चेक करेगा, आइडेंटिफाई करेगा बग्स और वापस करेगा डेवलपर को। ये सारी चीज़ों को हमें ऑटोमेट करना चाहिए। जब दिनेश जाता है और सीईओ से मिलता है और उससे कहता है कि सर देखें, ये जो तुम्हारी डूबती नैया है, इसको बचाने का एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि कम्युनिकेशन गैप को ब्रिज करना पड़ेगा, ऑटोमेटेड टूल्स को यूज करना पड़ेगा। तो जो सीईओ होता है ना, वो बिजनेस माइंडेड पर्सन होते हैं, वो सबसे पहले क्वेश्चन करता है कि खर्चा कितना आएगा दिनेश, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी पैसे ही नहीं है। तो दिनेश उसे कहता है कि सर पैसों की फिक्र ना करें, मैं हूं ना। और वो दिनेश कहता है कि मैं हूं ना, किस तरीके से हूं, वो इस तरीके से कि जितने भी हमारे पास ऑटोमेटेड टूल्स हैं वो सारे के सारे ओपन सोर्स टूल्स हैं। हम क्यों पेड वर्जन की तरफ जा रहे हैं, हम ओपन सोर्स, हम फ्री जो टूल्स हैं उन्हें हम इस्तेमाल करके इस प्रोजेक्ट को सही तरीके से अकम्प्लिश कर सकते हैं। सीईओ गो हेड देता है दिनेश को, दिनेश एक मीटिंग कॉल करवाता है, और उस मीटिंग में कौन कौन होते हैं, डेवलपमेंट टीम जो काम कर रहे हैं उसका टीम लीड होता है, जो टेस्टर है टेस्टिंग टीम पर काम करते हैं उसका टीम लीड होता है, जो ऑपरेशंस टीम उसका टीम लीड होता है। ठीक है, ये तीनों टीम लीड्स होते हैं, आपस में बैठते हैं, और इस मीटिंग को दिनेश कहता है कि दिस इज स्क्रम मीटिंग, ये एक स्क्रम मीटिंग है। और दिनेश ये टाइम फिक्स करता है कि भाई आइंदा डेली सुबह 10 बजे ये स्क्रम मीटिंग होगी, और ये 3 लोग हमारे पास आएंगे। सीईओ भी बैठता है और ये तीनों लोग आपस में डिस्कस करेंगे कि भाई जो प्रोजेक्ट में हम जो काम कर रहे हैं वो किस तरीके से करें। ठीक है, और फिर दिनेश कहता है कि अब हमें थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो ऑन प्रेमिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर है। दिस इज नॉट मैंडेटरी, लेकिन दिनेश एक एडवाइस करता है, अगर हमें एफिशिएंटली काम करता है, जो एन ऑन प्रेमिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर है इसे पूरा का पूरा माइग्रेट करके क्लाउड पर लेकर जाना पड़ेगा, ताकि हम एफिशिएंसी को अचीव कर पाए, हमारी टेस्टिंग प्रॉपर हो पाए, क्योंकि ऑन प्रेमिसेस में भी हमारे पास बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है। तो हम क्लाउड को एज यू गो और पे के मॉडल पर हम जब काम करेंगे तो उससे हमारा खर्चा भी इतना नहीं होगा, और हमें ये जो झंझट है अपने डेटा सेंटर्स को मैनेज करने का वो भी नहीं होगा। और इस तरीके से हम जब क्लाउड पर जाएंगे तो हम वो सारी चीज़ें कर पाएंगे, क्योंकि क्लाउड में बहुत से डेवऑप्स टूल्स इंटीग्रेटेड होते हैं ऑलरेडी, जैसे कुबरनेटीज है, जैसे डॉकर है, जैसे एंसिबल है, जैसे शेफ है, ठीक है, जैसे मैविन है, जैसे ग्रैडल है, जैसे एंट है। मतलब मैं आपको बहुत से टूल्स बताऊंगा जो कि हम यूज कर सकते हैं अपने अपने प्रोजेक्ट की एक जो कंप्लीट हम पाइपलाइन बनाएंगे, जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन, उसमें वो किस तरीके से काम करते हैं। सो दिस वाज द होल सिनेरियो। ये बुक लिखी गई थी जो कि नॉवेल है 2013 में, जिसका नाम था द फिनिक्स प्रोजेक्ट। ठीक है, उसमें एक बिल पामर के नाम से, जिसे मैंने दिनेश का नाम दिया, वो बिल पामर एक बंदा था, एक फिक्टिशियस करेक्टर था। उसने क्या किया, उसने अपनी कंपनी में पूरा का पूरा जो एक एक ट्रेडिशनल वे ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट था उसे चेंज करके ऑटोमेट किया, और वो बुक इतनी पॉपुलर हुई कि 2014 से तकरीबन दुनिया की सारी कंपनीज आहिस्ता आहिस्ता कहाँ पर स्टार्ट हुई, कहाँ पर उन्होंने स्टार्ट लिया कि हमें डेवऑप्स पर काम करना होगा। इसलिए आज 2014, 15, 16, आज हम 2024 में हैं, डेवऑप्स बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, और इतना पॉपुलर है कि हम आराम से अपना करियर इस फील्ड में बना सकते हैं। ठीक है, राशिद वसान हमारे एक एक्स स्टूडेंट है, वो कह रहे हैं वी आर प्रैक्टिसिंग ओपन सोर्स डेवऑप्स एट एफडब्ल्यू, ऑल द टूल्स आर रिलायबल, दिस
makes the DevOps no-brainer for the companies to adapt to. दुनिया का सबसे महंगा प्लम्बर इज वन हु बिल्ड डेवॉप्स पाइपलाइंस। अच्छा, ओके, तो ये जो डेवॉप्स इंजीनियर है, राशिद असल में खुद एज ए डेवॉप्स इंजीनियर काम कर रहा है, ये खुद को प्लम्बर कह रहा है। भाई हम तो अपने आप को प्लम्बर नहीं कहेंगे, राशिद को कहने दो, ठीक है। चले अब हम थोड़ा सा टेक्निकलिटीज की तरफ जाते हैं कि डेवॉप्स पर बेसिकली काम कैसे किया जाता है। मैंने आपको ये बताया कि दो टीम्स होती हैं इंपॉर्टेंट जो हमें जहन में रखना है। एक होती है डेवलपमेंट टीम, एक होती है हमारे पास ऑपरेशंस टीम। मैं एक ओपन बोर्ड को शेयर करता हूं आप लोगों के साथ ताकि हम थोड़ा सा काम भी कर सकें। All right. Is it visible to all, the open board? All right. ओके, सो हम अब बात कर लेते हैं कि हमारे पास जब जनरली हम बात करते हैं कि डेवॉप्स किस तरीके से काम, क्योंकि ट्रेडिशनली हमें वाटरफॉल का पता है, ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का पता है कि किस तरीके से होता है। यानी आप एक एक डेवलपर को एक चीज़ दी जाती है कि भाई तुम लिखो, और वो कोड लिखता रहता है। जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है वो टेस्टर के पास जाता है, वहाँ पर वेरिफिकेशन होती है, क्वालिटी ऑफ द कोड चेक किया जाता है, वगैरह वगैरह, इस तरीके से चल रहा होता है। और हमने एक एनोलॉजी, बहुत ज़बरदस्त एनोलॉजी ड्रॉ की कि जैसे हमारे पास कारपेंटर का काम था, किस तरीके से हमने एक एक कंटिन्यूअस फ्लो में काम किया था, ठीक है। तो हम जब ट्रेडिशनल बात करते हैं तो अगर हम डेवॉप्स की बात करें तो डेवॉप्स में क्या है, हमारे पास दो टीम्स होती हैं, याद रखिएगा। एक होती है डेवलपमेंट टीम, राइट, और एक होती है ऑपरेशंस टीम। ये दो टीम्स होती हैं, और इन दोनों टीम्स का आपस में क्या होता है, कोलैबोरेशन होता है, राइट। ये आपस में बातें करती हैं, ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ये आपस में अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं। अगर मैं डेवलपमेंट टीम की बात करूं तो डेवलपमेंट टीम में क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास प्लान किया जाता है। कोई भी प्रोजेक्ट है उसे प्लान किया जाता है, उसके बाद उसे कोड किया जाता है, लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू द प्लान। उसके बाद हमारे पास प्लान, कोड, और उसके बाद बिल्ड किया जाता है। कोड को बिल्ड, इसको इस तरीके से समझें कि कोड को कंपाइल किया जाता है, यूनिट टेस्टिंग की जाती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग की जाती है, और पैकेजिंग की जाती है, राइट। बिल्ड में जैसे हमारे पास अगर जावा की फाइल्स हैं तो डॉट वॉ डॉट, इस तरीके से हमारे पास फाइल्स बनती हैं। और फाइनली हमारे पास यहाँ पर समटाइम्स हम डेवलपमेंट टीम के अंदर ही टेस्टिंग और क्वालिटी एश्योरेंस को रखते हैं, और समटाइम्स ये अलग डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं ऑपरेशंस टीम की बात करूं तो यहाँ पर डिप्लॉयमेंट हो रही होती है आपके पास, ऑपरेशंस या मेंटेनेंस हो रही होती है, और फाइनली मॉनिटरिंग हो रही होती है, ठीक है। अब डेवॉप्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यानी अगर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को देखूं तो क्या होता है, पहले मुझे प्लान करना पड़ता है, फिर कोड करना पड़ता है, फिर बिल्ड करना पड़ता है, और फिर टेस्ट करना पड़ता है, राइट। ऑपरेशंस टीम है, यानी टेस्टिंग के बाद डिप्लॉयमेंट हो रही होती है, ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, और मॉनिटरिंग होती है। yes. सर सिर्फ ब्लैक स्क्रीन नजर आ रही है, आई थिंक सो। सिर्फ ब्लैक स्क्रीन नजर आ रही है, एक जी। मिनट।
Is it visible? जी जी अब सही है. Okay. All right. तो DevOps में दो टीम्स, डेवलपमेंट टीम एंड द ऑपरेशंस टीम. डेवलपमेंट टीम में वी प्लान, वी कोड, वी बिल्ड, वी टेस्ट. Sometimes we include test and quality assurance inside the development teams, and sometimes we keep them as a separate department. Okay, and then we have the operations teams is concerned with the deployment, operations and the monitoring of your project. ठीक है. अब इनिशियली अगर बिफोर डेवॉप्स की बात करें तो दीज टू टीम्स actually they did not collaborate with each other, they did not communicate with each other. ये बिल्कुल आइसोलेशन में काम करते थे, ये साइलोइड डिपार्टमेंट्स थे. लेकिन इनकी वजह से क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी. हमारे पास डिलीवरी टाइमली डिलीवर नहीं हो पा रहे थे, हमारे पास प्रोजेक्ट्स, हमारे पास प्रोजेक्ट ड्यूरेबल रिलायबल नहीं हो रहे थे. तो फिर 2013 से लेकर आहिस्ता आहिस्ता, however the philosophy of DevOps it was basically introduced in 2007 then 2008. मैं आपको टाइमलाइन शो करूंगा in my presentation. लेकिन आपको ये जहन में रखना चाहिए कि द पॉपुलैरिटी ऑफ डेवॉप्स जो इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ है वो फ्रॉम 2016 हुआ है. और आहिस्ता आहिस्ता और जैसे जैसे क्लाउड पॉपुलर होता गया तो डेवॉप्स भी उसके साथ साथ बहुत ज्यादा पॉपुलर होता चला गया. ठीक है. अब एक्चुअली अगर मैं डिफाइन करूं डेवॉप्स को तो द डेफिनेशन इज वेरी सिंपल. Sometimes students are confused कि what is DevOps. Sometimes many students think कि भाई DevOps is a tool, DevOps is a technology. ठीक है. लेकिन DevOps ना ही टूल है ना ही टेक्नोलॉजी है. DevOps is a philosophy, it is a culture, it is a process. यानी जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो हमारे पास एक रिलीज मैनेजमेंट सिस्टम यूज होता है. ठीक है. रिलीज मैनेजमेंट सिस्टम में बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, यानी from the inception of the product till its deployment or the delivery, बीच में जितने भी फेजेस से आपके पास प्रोडक्ट गुजर रही होती है उसे मैं कहता हूँ रिलीज मैनेजमेंट सिस्टम. ने कोड किया, टेस्ट किया, बिल्ड किया, डिप्लॉय किया. समटाइम्स हम जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो सबसे पहले क्या करती हैं, इट हैज द क्लोन ऑफ द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, प्रोडक्शन सर्वर्स. वो अपने पास स्टेजिंग सर्वर्स रख रहे होते हैं, उस पर पहले डिप्लॉय करके देखते हैं, लोड को चेक करते हैं, इंटरेक्शन लेवल को चेक करने के बाद व्हेन दे आर कॉन्फिडेंट इनफ वो फिर प्रॉड सर्वर पर जा रहे होते हैं. ठीक है. तो हमारे पास ये एक रिलीज मैनेजमेंट सिस्टम होता है. तो डेवॉप्स बेसिकली इट इज द प्रोसेस जो कि रिलीज मैनेजमेंट सिस्टम को एफिशिएंट बनाता है. ठीक है. द सिंपलेस्ट डेफिनेशन के टू मेक द रिलीज मैनेजमेंट सिस्टम एफिशिएंट वी यूजुअली यूज द प्रोसेस ऑफ डेवॉप्स. ठीक है. और उसके बाद अब हम आते हैं कि ओके व्हाट एल्स इन डेवऑप्स. डेवऑप्स इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म्स, दैट इज dev, it is the development team, and the ops, it is the operations team. When you bring these two departments together to sit together, when I say to sit together, it doesn't mean कि physically to sit together. ठीक है. इसका मतलब यह है कि आपको you have to bridge the communication gap between these two departments. ठीक है. And after bringing these two departments together to bridge the communication gap, use the automated tools to enhance the efficiency. ठीक है. यानी I repeat, DevOps is a philosophy in which we bring the two important components of software development lifecycle, that is the development team and the operating together. And after bringing them together, we use the automated tools to enhance the efficiency of the product or the software delivery. That's it. ठीक है. यही DevOps है. DevOps में अजाइल को ही यूज किया जाता है. इसमें हम हमारी सारी अप्रोचेस जो हैं वो अजाइल की होती हैं. और yes sir sorry to interrupt, we are remaining with 14 minutes only. Oh God. चलो मैं कोशिश करता हूँ. एक्चुअली ये टॉपिक ऐसा है कि इसे मैं जैसे ही ओपन करता हूँ तो बहुत सी चीजें आ जाती हैं. खैर अब हम आते हैं. अब डेवऑप्स है. ठीक है. अब डेवलपमेंट टीम में हम कौन कौन से टूल्स यूज करेंगे, राइट. अब प्लान तो ऑब्वियसली प्लान तो आप बैठकर, इट इज एक्चुअली द ब्रेनस्टॉर्मिंग और कोई सोल्यूशन प्रपोज करना वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें होती हैं. कोड भी आप you have to select any platform if you want to work on Java, if you want to work on Python,
और नोड और एनी अदर लैंग्वेज जो आप प्रेफर करते हैं वो करते हैं। उसके बाद आता है बिल्ड। अब यहां से हमारे पास ऑटोमेटेड टूल्स को इस्तेमाल करना हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल समझें कि बिल्ड में वी एक्चुअली कंपाइल द कोड। ठीक है, कंपाइलेशन क्या होती है? कंपाइलेशन यानी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देते हैं हम जीरो लेवल या मशीन लेवल लैंग्वेज में, ताकि हमारा माइक्रो प्रोसेसर अंडरस्टैंड कर पाए, बिकॉज वी नो दैट कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड्स 101010। तो उसको हम उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद उसकी कुछ टेस्टिंग होती है और उसके बाद कुछ पैकेजिंग होती है, कुछ आर्टिफैक्ट्स डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जनरेट होती है। ये सारी काम बिल्ड में हो रहे होते हैं। ठीक है, तो हम बिल्ड में ये इसको हम कहते हैं बिल्ड ऑटोमेशन। ठीक है, तो हम बिल्ड ऑटोमेशन में ज्यादातर कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। हम मैविन बहुत पॉपुलर टूल है जावा से रिलेटेड, वो यूज करते हैं। ग्रेडल का इस्तेमाल करते हैं, एंट का इस्तेमाल करते हैं। ये सारे के सारे टूल्स हमारे पास जो कि पॉपुलर हैं बिल्ड ऑटोमेशन के लिए कर रहे होते हैं। इसी तरीके से टेस्टिंग के लिए अगर हम टेस्टिंग की बात करें, एपीएम बहुत ज्यादा पॉपुलर है, राइट? एपीएम बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ओके, और इसी तरीके से हमारे पास साइप्रस टूल यूज होता है, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो हम टेस्टिंग के लिए ये सारी चीजें कर रहे होते हैं। ठीक है, ये जो सेलेनियम है, ये एपीएम है, ये साइप्रस है, ये ऑटोमेटेड यूआई टेस्टिंग होती है। ठीक है, जो यूजर इंटरफेसेस की टेस्टिंग होती है, बस कोई बटन को मैं क्लिक करूंगा तो रेस्पॉन्स क्या आना चाहिए, किसी फील्ड में कोई डेटा इनपुट करूंगा रेस्पॉन्स क्या आना चाहिए, ये ऑटोमेटेड यूआई टेस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। इसी तरीके से यूनिट टेस्टिंग अगर आपको परफॉर्म करनी है, ये हमारे पास पोस्टमैन होता है, सोप यूआई होता है, यानी बहुत से अवेलेबल टूल्स हैं। और बड़ी मजे की बात यह है कि डेवऑप्स में आपको ज्यादातर टूल्स ओपन सोर्स मिल जाते हैं, आपको पैसे भरने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग पर। देखिए, क्वालिटी एश्योरेंस में हमारे पास दो तरह की चीजें होती हैं। एक चीज मॉनिटर रहे होते हैं जिसमें हम कोड क्वालिटी एनालिसिस रिपोर्ट जनरेट करते हैं, कोड की क्वालिटी क्या होगी। और क्वालिटी एश्योरेंस में आप समटाइम्स क्या कर रहे होते हैं, जैसे टेस्ट फेल के नाम से एक टूल यूज होता है जो कि क्वालिटी को चेक कर रहा होता है कि कैसी क्वालिटी है कोड की, तो आप उन टूल्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिप्लॉयमेंट पर हमारे पास दो तरह के टूल्स इस्तेमाल होते हैं। एक कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जो कि कंटेनराइजेशन के लिए यूज हो रहे होते हैं और ऑर्केस्ट्रेशन के लिए यूज हो रहे होते हैं, राइट? अब कंटेनराइजेशन और ऑर्केस्ट्रेशन के लिए हमारे पास जो सबसे पॉपुलर टूल्स हैं दैट इज डॉकर एंड कुबरनेटिस। ठीक है, डॉकर एंड कुबरनेटिस, हालांकि डॉकर स्वार्म है लेकिन डॉकर स्वार्म को इतना यूज नहीं किया जाता। ऑर्केस्ट्रेशन के लिए हमारे पास, यानी कंटेनर्स की मैनेजमेंट के लिए हमारे पास कुबरनेटिस का इस्तेमाल होता है। कंटेनर्स क्या हैं ये फिर हम जब नेक्स्ट कोई इस तरह की कोई हमारा मीटअप होगा तो उसमें मैं सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा कि कंटेनराइजेशन में हम क्या कर रहे होते हैं। इसी तरीके से अगर हम ऑपरेशंस की या मेंटेनेंस की बात करें, तो मैंने आपको कहा था कि हम कोड की क्वालिटी को एनालाइज करते हैं और एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं। उसके लिए हमारे पास जो सबसे पॉपुलर टूल है दैट इज सोनार क्यूब। ठीक है, सोनार क्यूब का इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली मॉनिटरिंग की अगर हम बात करें तो मॉनिटरिंग के लिए हमारे पास पहले नेगियोस यूज होता था, लेकिन अब नेगियोस से भी अच्छा टूल प्रोमीथियस है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और अच्छा ये जो टूल्स हैं या चेक मार्क होता है, इन टूल्स को इस्तेमाल किया जाता है। ये एक्चुअली जो टूल्स हैं नेगियोस या प्रोमीथियस, ये एक्चुअली किस चीज को मॉनिटर कर रहे होते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटर कर रहे होते हैं। सिमिलरली एक ELK स्टैक यूज होता है, इसको फिर आप देख लीजिएगा कि ये क्या चीज है। ओके, यानी अब हमने डेवऑप्स में बेसिकली किया क्या है, हमने बहुत ही यानी 2 स्टेप्स सॉल्यूशन बताया। डेवऑप्स में वी ब्रिंग these two important teams together, the development team and the operations team, and we use the automated tool at every stage of development and the operations department. हम सिर्फ टूल्स यूज करते हैं इन सबको आपस में जोड़ने के लिए। नाउ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि ओके, अब बिल्ड भी हो रहा है, टेस्ट भी हो रहा है, डिप्लॉयमेंट, ऑपरेशन, मॉनिटरिंग सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन हम कहते हैं कि ये सारी चीजें ऑटोमेटिक हो रही होती हैं। यानी आप फॉर एग्जांपल हम रियल टाइम में कैसे काम करते हैं, 3 डेवलपर काम कर रहे हैं, एक सेंट्रल रिपोजिटरी होती है, एक डेवलपर ने काम किया, पुश कर दिया सेंट्रल
रिपोजिटरी, फॉर एग्जांपल इट इज गिटहब, उस पर भेजा, एक टीम लीड इनको मॉनिटर कर रहा होता है, जब तीनों डेवलपर्स का कोड आ जाता है वो उसे मर्ज करता है मेन ब्रांच में, मेन ब्रांच में मर्ज करने के बाद क्या होना चाहिए, यहां पर अब हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन टूल का इस्तेमाल किया जाता है, और सबसे पॉपुलर कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन टूल जो है वो है जेनकिंस, ठीक है। यानी इन सबके दरमियान जो कोलैबोरेशन हो रही है वो कौन कर रहा है, वो हमारे पास जेनकिंस कर रहा है। जेनकिंस हो सकता है, बैम्बू हो सकता है, ट्रैवर्स सीआई हो सकता है, लेकिन बैम्बू, ट्रैवर्स सीआई ये पेड वर्जन्स हैं, जेनकिंस फ्री है। इसी तरीके से आजकल हमारे पास एक दूसरा टूल यूज होता है जिसे हम कहते हैं गिटहब एक्शंस, ठीक है। लेकिन गिटहब एक्शंस में क्या करना पड़ता है, वर्क फ्लो लिखना पड़ता है, YAML को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। जेनकिंस एक कंप्लीट GUI है जिसमें कोई चीज लिखना नहीं होती, कंसोल पर जाएं आप, सारे काम करें। तो जेनकिंस इज वेरी, और जेनकिंस इतना पॉपुलर है कि इसमें हर एक तकरीबन 80% जितने भी ऑटोमेटेड टूल्स हैं उसके प्लगइन्स मिल जाते हैं, आप उसको आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा वर्क फ्लो बता देता हूं कि वर्क फ्लो काम कैसे करेगा। कोड आप जैसे ही लिखेंगे गिटहब पर उसे भेजेंगे, जैसे ही गिटहब पर जाएगा तो अगर आपने लिनक्स पढ़ा हो तो क्रॉन टैब के बारे में आपको पता होगा, हम शेड्यूलिंग कर देते हैं जेनकिंस में क्रॉन टैब के जरिए कि भाई जैसे ही कोई चेंज आए गिटहब रेपो में जो कोड रखा हुआ है तो तुम अलर्ट हो जाओ और उस कोड को उठाकर जो प्लगइन बिल्ड ऑटोमेशन के लिए तुमने यूज किया हुआ है को यूज कर रहे हो, ग्रेडल को यूज कर, बिल्ड होने के बाद, क्योंकि हम उस बिल्ड सेक्शन में कुछ चीज दे देते हैं जन बिल्ड होने के बाद, फॉर एग्जाम्पल मैंने यूनिट को लगाया हुआ है, वो कोड वहां से उठेगा, ये जे यूनिट के पास चला जाएगा, जे यूनिट उसे टेस्ट करेगा, अगर वहां पर कोई प्रॉब्लम आता है, सिमिलरली अगर कोई बिल्ड में प्रॉब्लम आता है तो वहां पर एरर रिपोर्ट जनरेट होगी, डेवलपर के पास चली जाएगी, डेवलपर देखेगा, उसी टाइम डेवलपर के पास जाएगी कि यार इसमें तो प्रॉब्लम आ रहा है, डेवलपर फिर उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके फिक्स करेगा, दोबारा से गिटहब पर कोड डालेगा, गिटहब से जेनकिन जाएगा, पुल करेगा, फिर बिल्ड होगा, बिल्ड अगर पास हो गया आगे चला जाएगा जे यूनिट के पास, जे यूनिट यूनिट टेस्टिंग करेगा और देखेगा कि यार अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, टेस्ट रिपोर्ट जनरेट करके दोबारा से डेवलपर को देगा, डेवलपर को कहेगा कि यार देखो ये बग है, डेवलपर दोबारा से उसे फिक्स करेगा, गिटहब पर भेजेगा, फिर जेनकिन वहां से उठाएगा, दोबारा से बिल्ड करवाएगा, बिल्ड होने के बाद जे यूनिट के पास जाएगा, जे यूनिट देखेगा कि यस काम बिल्कुल ओके है, जे यूनिट ओके करेगा, उसके बाद ये डिप्लॉयमेंट की तरफ चला जाएगा। अब यहाँ पर दो ऑप्शन हैं, या तो उस कोड को कंटेनराइज करके डॉकर के जरिए आप डिप्लॉय करें, या तो फिर आप उसी कोड को ऐसे ही लेकर जाएं और उसे डिप्लॉय करें। डिप्लॉयमेंट के जो एक्चुअल सर्वर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट हो रही होती है उसके लिए हमारे पास सबसे पॉपुलर टूल एंसिबल है, जो कि आजकल यूज होता है। एंसिबल से पहले शेफ यूज होता था, शेफ से पहले पपेट यूज होता था। एंसिबल में हमें क्या करना होता है, प्ले बुक्स लिखना होती हैं, प्ले बुक्स जो है YAML में लिखी जाती हैं, सिंपल सा कोड होता है, की वैल्यू के फॉर्म में होता है, आप कोड लिखते हैं, 10 सर्वर्स हैं 10 पर डिप्लॉय कर दें, 20 सर्वर हैं 20 पर डिप्लॉय, जैसे ही डिप्लॉयमेंट हो जाएगी उसके बाद वो ट्रिगर कर देगा आपके पास सोनार क्यूब को कि भाई तुम इस कोड की अब क्वालिटी को देखो, एनालिसिस रिपोर्ट दो, वो एनालिसिस रिपोर्ट देगा, उसके साथ ट्रिगर हो जाएगा आपके पास, अगर प्रोमीथियस है तो वो उसको मॉनिटर करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल सही चल रहा है या नहीं सही चल रहा। तो इस तरीके से आपके पास सारा काम जो इंटीग्रेशन का है वो जेनकिंस, गिटहब एक्शंस, बैम्बू, ट्रैवर्स सीआई इस तरह के कोड, इस तरह के टूल्स यूज कर रहे होते हैं, और बाकी हर एक स्टेज पर आप देखें ऑटोमेटेड टूल्स यूज हो रहे हैं। यानी अगर मैं आपको अगर थोड़ा सा एक रोड मैप दे दूं तो रोड मैप में आपको क्या करना पड़ेगा, लिनक्स की थोड़ी बहुत सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन आपको सीखनी चाहिए, इट इज मैंडेटरी थिंग, ठीक है। क्योंकि अगर आप क्लाउड पर भी जाएंगे, गूगल क्लाउड यूज करते हैं, AWS क्लाउड यूज करते हैं, तो उनके क्लाउड शेल्स पर काम करना पड़ता है, और क्लाउड शेल्स में ज्यादातर आपके पास लिनक्स से मिलती जुलती कमांड्स का ही इस्तेमाल करना पड़ता है या स्क्रिप्टिंग करना पड़ती है। लिनक्स के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, क्लाउड को, गिव मी जस्ट 2 मिनट्स, क्लाउड, कोई भी क्लाउड आप उठाएं उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इट इज बेटर AWS का तकरीबन 32% शेयर है मार्केट में, उसके बाद आपके पास Azure आता है, Azure का तकरीबन 19% शेयर है, और फिर GCP आता है, GCP का तकरीबन 12% शेयर है। GCP मोस्ट ग्रोइंग
क्लाउड है, लेकिन AWS को फिलहाल वो बीट नहीं कर सकता। उसके लिए सर्टिफिकेशन पास होते हैं वो करना पड़ेंगे, और उसके साथ साथ आना चाहिए एंसिबल कैसे काम करता है, आपको पता होना चाहिए सेलेनियम कैसे काम करता है, आपको पता होना चाहिए कोई भी जे यूनिट, जे मीटर, इस तरह का टूल आपको, यानी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स, ये टूल्स आपको सीखना पड़ेंगे। ये ही कंप्लीट पाथ है जिससे आप एक डेवऑप्स इंजीनियर बन सकते हैं। तो यानी अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, लिनक्स पढ़ लें, कोई क्लाउड कर लें, साथ साथ आप डेवऑप्स टूल्स पढ़ लें। डेवऑप्स टूल्स में वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जिसमें आपके पास गिट आता है, गिट के साथ साथ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स जिसमें आप एंसिबल और शेफ कर लें, कंटेनराइजेशन के लिए डॉकर कर लें, और ऑर्केस्ट्रेशन के लिए कुबरनेटिस का इस्तेमाल करें, और प्रोमीथियस लें। अगर ये सारी चीज़ें आप सही तरीके से कर लेते हैं तो कोई भी आपको डेवऑप्स इंजीनियर बनने से नहीं रोक सकता, ठीक है। तो अब हम चलते हैं दोबारा अपनी स्क्रीन पर। सो दिस वाज अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ डेवऑप्स। अब अगर आपके नथिंग इज शोड ऑन द स्क्रीन। Thank you so much, sir. बहुत सी We are चीजें हैं अभी many. जैसे डिस्कस। जी जी बेटा। Ji, ji, sir, it's very vast topic, but we have only 1 hour, so you discussed precisely, and we get much knowledge about it. Now, your questions will be entertained. Just give a message in the comment box, so sir will answer it later. And any other thing, sir, you wanna say, or please share, sir, your LinkedIn ID with the audience, because we have only 1 minute remaining. I cannot hear. Hello. Am I audible? Am I? I cannot hear anything. Am I audible? Yes, sir. All right.